यूरोपियनों के भारत आने की कहानी हम सबने स्कूलों में पढ़ी तो है ना? जी बिल्कुल। और ये कहानी लगभग हमेशा वास्को डी गामा से ही शुरू होती है। 1498 एक जहाज और मसालों की खोज। लेकिन क्या ये सिर्फ एक साहसी समुद्री यात्रा थी या इसके पीछे मतलब 15वीं सदी के यूरोप का पूरा अर्थशास्त्र, राजनीति और तकनीक का एक तूफान था? आज हमारे पास जो स्रोत है वे आधुनिक भारत के इतिहास पर है। और आज की चर्चा में हमारी कोशिश यही समझने की है कि वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने यूरोप को हजारों मील दूर भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिश्ता कोई अचानक नहीं बना था। बिल्कुल। भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो आप देखिए सदियों पुराना था। सिल्क रूट से लेकर समुद्री रास्तों तक। हाँ, ये तो था। ग्रीस और रोम के जमाने से भारत के मसाले, कपड़े, जवाहरात ये सब यूरोप पहुंचते थे। और फिर जब मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने 13वीं शताब्दी में पूरब की दौलत की किस्से सुनाए, हाँ। तो यूरोप के मन में एक लालच और एक दिलचस्पी, यूं कहें कि घर कर गई थी। ये कहानियां थीं सोने से भरे शहरों की, बेशुमार दौलत की। इसने यूरोप की कल्पना को एक नई उड़ान दे दी। तो एक मिनट, अगर व्यापार पहले से हो रहा था तो फिर हाँ, हो तो रहा था। एक नए इतने खतरनाक समुद्री रास्ते को खोजने की इतनी बेचैनी क्यों थी? मतलब पुराने रास्तों में क्या दिक्कत आ गई थी अचानक? दिक्कत थी, एक शब्द में कहूं तो मोनोपोली, एक अधिकार। मोनोपोली। हाँ, हुआ ये कि 12वीं-13वीं सदी तक पूरब से यूरोप जाने वाले सारे के सारे व्यापार पर इटली के शहरों का कब्जा हो गया था। इटली के शहर जैसे वेनिस? खासकर वेनिस और जेनोआ। सामान दो मुख्य रास्तों से आता था। एक जमीनी रास्ता जो तुर्की से गुजरता था, और दूसरा लाल सागर और मिस्र होते हुए। और इन दोनों ही रास्तों के मुहाने पर इटली के व्यापारी बैठे थे। अच्छा। वो अरब व्यापारियों से सामान खरीदते और फिर पूरे यूरोप में कई गुना ज्यादा दाम पर बेचते थे। मतलब वो बिचौलिए थे जो मुनाफे की सारी मलाई खा रहे थे। काली मिर्च अगर भारत से 1 रुपए की चली तो इटली से गुजरकर इंग्लैंड जब पुर्तगाल पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की हो जाती थी। बिल्कुल यही होता था। और फिर 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया, हम्म। तो वो पुराना जमीनी रास्ता और भी मुश्किल और महंगा हो गया। अब पुर्तगाल और स्पेन जैसे जो नए देश उभर रहे थे, उनके लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो बस देखते रह गए। हाँ, वो देख रहे थे कि इटली के शहर सिर्फ व्यापार करके अमीर हुए जा रहे हैं, और वो बस महंगा सामान खरीदने वाले ग्राहक बनकर रह गए हैं। तो इस आर्थिक मजबूरी के अलावा उस समय यूरोप के अंदर भी तो काफी कुछ बदल रहा था, एक तरह का नया जोश था ना? हाँ, वो दौर यूरोप के पुनर्जागरण का था, रेनेसा का। सोच, कला, विज्ञान सब कुछ बदल रहा था। एक नया पढ़ा लिखा और महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग उभर रहा था, जिसमें व्यापारी थे, बैंकर्स थे। अच्छा। वहीं स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में मजबूत राजा सत्ता में आ रहे थे, जिनके पास पैसा भी था और दुनिया पर छा जाने की इच्छा भी। और साथ में छपाई की मशीन, बेहतर नक्शे और सबसे जरूरी कंपास जैसे तकनीकी आविष्कार हो चुके थे, जिन्होंने लंबी समुद्री यात्राओं को पहले से थोड़ा थोड़ा कम खतरनाक बना दिया था। और इसी माहौल का फायदा उठाया पुर्तगाल ने? बिल्कुल। 17 मई 1498 को जब वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट के तट पर उतरा, तो उसने सिर्फ एक नया रास्ता नहीं खोजा, बल्कि भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय ही लिख दिया। लेकिन एक सवाल है, क्या वो आते ही जमीन पे कब्जा करने लगे थे? नहीं नहीं, अमेरिका की तरह यहां वो सीधे तौर पे जमीन पे कब्जा नहीं कर पाए। भारत में पहले से ही ताकतवर सल्तनतें और राज्य मौजूद थे। लेकिन पुर्तगालियों के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी भारतीय शासक के पास नहीं थी। वो क्या थी? बेहद मजबूत और आधुनिक नौसेना, जिसमें तोपें लगे जहाज थे। उनकी रणनीति जमीन जीतना नहीं बल्कि समुद्र को जीतना था। उन्होंने आते ही अपनी समुद्री ताकत के दम पर व्यापार पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था या कुछ और भी एजेंडा था? क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि व्यापार और झंडा अक्सर साथ साथ ही चलते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मकसद साफ तौर पर व्यापार था, लेकिन इसके पीछे दो बड़े छिपे हुए एजेंडे थे। पहला, ईसाई धर्म का प्रचार करना। उन्हें लगता था कि वो भारतीयों को ईसाई बना सकते हैं। और दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, अपने सबसे बड़े व्यापारिक दुश्मन अरब व्यापारी? हाँ, अरब व्यापारियों को हिंद महासागर से पूरी तरह बाहर खदेड़ना। सदियों से इस समुद्री व्यापार पर अरबों का दबदबा था, और पुर्तगाली इस पूरे मुनाफे पर अकेले कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने अरब व्यापारियों को रास्ते से कैसे हटाया? जाहिर है बातचीत से तो नहीं हटाया होगा। बातचीत का तो सवाल ही नहीं था।
उन्होंने बेहद क्रूर और हिंसक तरीके अपनाए। अगले 15 सालों में पुर्तगालियों ने अरबों के जहाजों को चुन चुन कर डुबोया, लूटा और उन पर हमले किए। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि 1501 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने खुद को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। वाह, मतलब ये तो एक तरफा ऐलान था। बिल्कुल, जिसे उन्होंने अपनी समुद्री ताकत के दम पर लागू किया। ये मुझे बहुत हैरान करता है। उस वक्त भारत में बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, मुगल आने की तैयारी में थे। किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? यही तो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उस समय भारत राजनीतिक तौर पर आप देखिए बुरी तरह बटा हुआ था। उत्तर भारत में छोटी छोटी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। दक्कन का बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। गुजरात में महमूद बेगड़ा जैसे कुछ ही मजबूत शासक थे। लेकिन सबसे बड़ी और निर्णायक बात यह थी कि किसी ने नौसेना के बारे में सोचा ही नहीं। किसी ने भी नहीं। किसी भी भारतीय राजा ने कभी एक मजबूत नौसेना बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। उनकी ताकत जमीन पर थी। समुद्र को उन्होंने हमेशा एक खुला रास्ता माना, किसी की जागीर नहीं। इसी सोच का पुर्तगालियों ने फायदा उठाया। तो वास्को डी गामा ने रास्ता तो खोज लिया, लेकिन रास्ता खोजना और साम्राज्य बनाना ये तो दो अलग बातें हैं। असल में सत्ता की नींव तो उसके गवर्नरों ने रखी होगी। हाँ, मैंने अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी और एल्बुकर्क की रणनीति के बारे में पढ़ा है। इनमें एक दिलचस्प टकराव भी था। बिल्कुल सही कहा आपने। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उसका मानना था कि पुर्तगाल को जमीन पर किले बनाने में ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी का एक ही मकसद था, समुद्र के बेताज बादशाह बनना। सिर्फ समुद्र? हाँ, लेकिन उसके बाद जो गवर्नर आया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, वो भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक माना जाता है। उसकी सोच एकदम अलग थी। एल्बुकर्क, उसकी क्या रणनीति थी? वो अल्मेडा से अलग कैसे सोच रहा था? अल्बुकर्क ये समझ गया था कि सिर्फ समुद्र में घूमने से काम नहीं चलेगा। अगर व्यापार को स्थायी रूप से कंट्रोल करना है तो जमीन पर भी मजबूत अड्डे बनाने होंगे। प्रैक्टिकल सोच थी उसके। बहुत। उसने हिंद महासागर के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, जैसे होर्मुज, मलक्का, अदन, अपने बेस बनाने शुरू किए। लेकिन उसका सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग कदम था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनना। गोवा? हाँ, गोवा पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बन गया। एक ऐसा मजबूत गढ़ जहां से वो पूरे पश्चिमी तट पर नजर रख सकते थे। तो अल्बुकर्क ने गोवा और दूसरे बंदरगाहों पर कब्जा करके जमीन पर तो पकड़ बना ली, लेकिन हिंद महासागर तो इतना बड़ा है, वो सिर्फ इन कुछ ठिकानों से पूरे समुद्री व्यापार को कैसे कंट्रोल कर सकते थे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया। उसे कारतेज व्यवस्था कहते हैं। कारतीस? ये क्या था, कोई परमिट जैसा? एकदम सही। कार्टेज एक तरह का परमिट या लाइसेंस था। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी भारतीय या अरब जहाज को गोवा में पुर्तगाली वॉइसरॉय से ये कार्टेज खरीदना पड़ता था। और इस परमिट में यह भी लिखा होता था कि जहाज पर काली मिर्च या गोला बारूद जैसी चीजें नहीं ले जाई जा सकती। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी दादागिरी थी कि अगर हमारे समुद्र से गुजरना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर कोई बिना काटेज के पकड़ा गया तो उसका जहाज या तो लूट लिया जाता था या डुबो दिया जाता था। कमाल है। और कमाल की बात तो यह है कि ताकतवर मुगल बादशाहों के जहाजों को भी मक्का जाने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ता था। क्या बात कर रहे हैं, मुगलों को भी? जी हाँ, ये सोच ही भारतीय शासकों के लिए बिल्कुल नई थी। मुगल जमीन के बादशाह थे, उनकी ताकत जमीन से आती थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई समुद्र का भी मालिक हो सकता है। पुर्तगालियों ने समुद्र को एक क्षेत्र की तरह देखा जिस पर कब्जा किया जा सकता है, और कार्टेज उस कब्जे को लागू करने का हथियार था। ये मोहलों वाला किस्सा बहुत दिलचस्प है। तो अकबर और जहांगीर जैसे ताकतवर बादशाहों के साथ पुर्तगालियों के रिश्ते कैसे थे? क्या उन्होंने समुद्री दादागिरी का विरोध नहीं किया? रिश्ते बहुत ही पेचीदा थे। अकबर, जो धर्म और दर्शन में गहरी दिलचस्पी रखता था, उसने ईसाई धर्म को समझने के लिए 1579 में गोवा से 2 पादरियों को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी में बुलवाया। अच्छा, गोवा में बैठे चर्च के अधिकारियों को लगा कि ये तो सुनहरा मौका है, शायद बादशाह अकबरी ईसाई बन जाए। उन्हें लगा होगा कि बादशाह को कन्वर्ट कर लिया तो पूरा हिंदुस्तानी ईसाई बन जाएगा। बड़ी उम्मीदों के साथ दरबार पहुंचे। अकबर ने उन्हें बहुत इज्जत दी, घंटों उनसे बहस की। लेकिन हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि अकबर की यह दिलचस्पी धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा थी। मतलब? उसे पुर्तगालियों की बंदूकें और तोपें चाहिए थी। जब 1601 में अकबर ने सैन्य मदद के लिए गोवा में दूत भेजा तो पुर्तगालियों ने साफ मना कर दिया।
वो समझ गए थे कि बादशाह को धर्म नहीं हथियार चाहिए। और जहांगीर, उसने भी ये खेल जारी रखा। जहांगीर तो इस खेल में अकबर से भी 2 कदम आगे निकल गया। हम्म। उसने पादरियों को और भी ज्यादा छूट दी, लाहौर में आलीशान चर्च बनाने की इजाजत दी, आगरा में खुलेआम लोगों को ईसाई बनाने दिया। हाँ, उसकी पेंटिंग्स में भी तो इसका असर दिखता है, मैंने देखा है। बिल्कुल, उसके कई शाही चित्रों में ईसाई संत और फरिश्ते नजर आते हैं। तो ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक कलात्मक फैसिनेशन भी था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये फैसिनेशन भी सत्ता के खेल से अलग नहीं था। बिल्कुल नहीं था। पादरियों को पूरी उम्मीद हो गई थी कि जहांगीर ईसाई बन ही जाएगा, लेकिन ये सब एक मुखौटा था। इसी बीच 1608 में एक नई यूरोपीय ताकत ने मुगल दरबार में दस्तक दी, अंग्रेज। अंग्रेज आ गए। हाँ, कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का खत लेकर जहांगीर के दरबार पहुंचा। तो यहाँ से मुकाबला और दिलचस्प हो गया। पुर्तगालियों ने क्या किया? उन्होंने हॉकिंस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उसका जोरदार स्वागत किया और उसे 400 का मनसबदार भी बना दिया। यानी उसे अपने दरबार में एक हैसियत और पद दे दिया। हाँ, जो उस जमाने में एक बड़ी बात थी। पुर्तगाली इससे बुरी तरह चिढ़ गए। उनके दबाव में आकर जहांगीर को 1611 में हॉकिंस को वापस भेजना पड़ा, लेकिन तब तक खेल बदल चुका था। वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो कौन सी घटना थी जिससे लगा कि अब पुर्तगालियों का दबदबा खत्म हो रहा है? वो मोड़ आया 1612 में। सूरत के पास स्वाली में कैप्टन बेस्ट की अगुवाई में एक अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। अच्छा। ये सिर्फ एक समुद्री लड़ाई नहीं थी, ये जहांगीर के लिए एक लाइव डेमो था कि समुद्र का नया बॉस कौन हो सकता है। सही बात है। जिसकी अपनी कोई नौसेना नहीं थी, वो अंग्रेजों की इस जीत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने समझ लिया कि समुद्र में एक नई शक्ति आ गई है जो पुर्तगालियों को टक्कर दे सकती है। और फिर शाहजहां के आते आते तो पुर्तगालियों की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई होगी। शाहजहां के दौर में तो उनका पतन बहुत तेजी से हुआ, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बंगाल के हुगली में उनकी अपनी हरकतें। वहां क्या हुआ था? उन्हें वहां व्यापार के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहां किला बना लिया, नमक के व्यापार पर कब्जा कर लिया, और सबसे घिनौना काम, वो हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अगवा करके या खरीद कर गुलाम बना रहे थे और बेच रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। बिल्कुल। जब ये खबर शाहजहां तक पहुंची तो उसने बंगाल के गवर्नर को कार्रवाई का हुक्म दिया। 1632 में मुगल सेना ने हुगली को घेर लिया और 3 महीने की घेराबंदी के बाद पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। हजारों को बंदी बनाकर आगरा लाया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने या जिंदगी भर की कैद का विकल्प दिया गया। ये पुर्तगाली प्रभाव के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। तो अगर हम उनके पतन के कारणों को समेटें तो मुख्य वजह क्या रहीं? एक तरफ तो नई ताकतें आ गईं और दूसरी तरफ उनकी अपनी नीतियां भी थीं। कई वजहें थीं। पहली, उनकी धार्मिक कट्टरता और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिशों ने उन्हें स्थानीय लोगों और शासकों की नजर में गिरा दिया। सही। दूसरा, उनकी व्यापार नीति में लूटमार और डकैती एक हिस्सा बन चुकी थी, जिससे सब परेशान थे। तीसरा, 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया, और जब 1588 में स्पेन की ताकतवर नौसेना, जिसे स्पेनिश अर्माडा कहते हैं, वो अंग्रेजों से हारी, तो पुर्तगाल की ताकत भी कमजोर पड़ गई। और आखिरी वजह? आखिरी और सबसे बड़ी वजह डच और अंग्रेजों का आगमन। ये नई कंपनियां बेहतर संगठित थीं, उनके पास ज्यादा पैसा था और वो पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा चालाक थीं। पुर्तगाली इस नए मुकाबले में टिक ही नहीं पाए। तो जो कहानी मसालों के व्यापार के लिए एक नए रास्ते की खोज से शुरू हुई थी, उसने भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव रख दी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे व्यापारिक लालच, भारत की राजनीतिक कमजोरी और यूरोप की अपनी अंदरूनी दुश्मनी ने मिलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। सही कहा। यूरोपियों का आगमन सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पहले से मौजूद व्यवस्थाओं का फायदा उठाने और खुद को उसके हिसाब से ढालने की भी कहानी है। उन्होंने देखा कि भारतीय राजा जमीन पर मजबूत हैं, तो उन्होंने समुद्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने देखा कि राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक का साथ देकर दूसरे को कमजोर कर दिया। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर 15वीं और 16वीं सदी के भारतीय शासकों ने समुद्र की अहमियत को समझा होता और एक मजबूत नौसेना बनाने में निवेश किया होता, तो भारत का अगला 400 साल का इतिहास कितना अलग हो सकता था।